हाय एवरीवन, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का हमारी एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जब भी हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं तो साइंस को दो तरह से पढ़ते हैं, एक प्रीलिम्स में और एक मेंस में। जब हम यूपीएससी सीएससी के सिलेबस की तरफ नजर डालते हैं तो प्रीलिम्स में जनरल साइंस के नाम से सिलेबस देखने को मिलता है, वहीं पर मेंस के लिए साइंस हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से पूछी जाती है। पर मजे की बात तो यह है कि 2013 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें यूपीएससी ने यूपीएससी प्रीलिम्स में जनरल साइंस ना पूछकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपसे पूछा है। कई बार क्या होता है, जब हम पेपर दे रहे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही हमको देखने को मिलता है कि पूरा पढ़कर आए थे पर क्वेश्चन तो हमारे पहचान के बिल्कुल नहीं है, यानी कि हम क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। असल में हमारी पढ़ाई करने का डायरेक्शन दूसरा होता है और जब पेपर का पैटर्न तैयार किया जा रहा होता है, पेपर के कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, तो उस समय पे हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आज जितने भी डीआर जीनियस एकेडमी के बच्चे जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आखिरी सफर यानी कि इंटरव्यू तक जाना चाहते हैं, तो उनकी शुरुआत यहीं से होती है। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि यूपीएससी कमीशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपसे किस पेपर को पढ़ने की डिमांड कर रहा है और किस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ने की बात कर रहा है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ डेमो दिखाऊंगी कि पिछले 2013 से लेकर 2025 के बीच में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं और बच्चे किस तरह से अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2-2 3-3 साल हो जाते हैं और उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता। तो अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को एक बार गो थ्रू करना होगा, जिससे ये समझ में आए कि कमीशन जब आपके पेपर को बना रहा है तो किन पॉइंटर्स को ध्यान रख रहा है। आइए चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। गाइस, ये जो शब्द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि हम यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही यूपीएससी 2013 से लगातार प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है। और बच्चे जब पेपर के पैटर्न को उठाकर तो देख लेते हैं लेकिन पीवाईक्यूज नहीं देखते, तो उनको ये पता ही नहीं होता कि यूपीएससी लगातार हमें किस चीज के साथ में डील कर रहा है। यूपीएससी हमको करंट अफेयर्स के साथ डील कर रहा है। आइए चलिए देखेंगे किस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स अपने जनरल साइंस के पेपर को जस्टिफाई करता है लेकिन आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ लेता है। शुरुआत करेंगे उन बच्चों के साथ में जिन्होंने यूपीएससी के सफर में पहला कदम रखा है और उन्हें कुछ नहीं पता है, तो उसकी शुरुआत पहली स्लाइड से की जाएगी। यूपीएससी सीएससी 2027 के बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं, 2028 में जो टारगेट करना चाहते हैं, 2029 में जो टारगेट करना चाहते हैं, 2030 में टारगेट करना चाहते हैं, डजंट मैटर आप किस पर्टिकुलर ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, हमारा सिलेबस कुछ इस तरह से रहेगा जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। यूपीएससी सीएससी 2027 मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आने वाले समय में आपसे आपके साथ में बहुत सारे ऐसे डीआर जीनियस स्टूडेंट हैं जो कि 2027 को टारगेट कर रहे हैं, और जब 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा जितने भी ऐसे बच्चे 28 वाले हैं या 29 वाले हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यूपीएससी सीएससी के दो पेपर होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स का और एक होता है यूपीएससी सीएससी मेंस का। उसके बाद अगर हम ये दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम एक आखिरी चरण में जाते हैं जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू की बात हम बिल्कुल बाद में करेंगे क्योंकि पहले इन दो सफर को तय करना बहुत जरूरी है। यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खेल है आज के समय, यानी कि 2026-2027 के लिए। जब हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में साइंस की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो उसमें आप कई सारे पेपर्स देखते हैं जीएस के, और उसी जीएस के पेपर में एक पेपर आता है जनरल साइंस का। यानी कि जब आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपको प्रीलिम्स में साइंस जनरल साइंस के नाम से पूछी जाती है। और जनरल साइंस का मतलब हमने बचपन से समझा है कि हमको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करना है, स्कूल की बुक्स को कवर करना है। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप स्कूल की बुक्स को कवर नहीं करोगे तब तक आप एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे समझोगे। तो ये बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, यानी कि जनरल साइंस तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि यूपीएससी आपसे उन बुक से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है। अब हम आ जाते हैं मेंस की तरफ। मेंस में साइंस आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जीएस पेपर 3 में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो दो शब्द है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
ये दो शब्द आइए इस पर समझ लेते हैं। एक साइंस वो है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज की जा रही है। डेली लाइफ का मतलब जैसे कि आपने घर में एक सोप को यूज किया, आपने एक हैंड वॉश को यूज किया, आपने किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज किया, आपके घर में कोई पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल क्रॉप पर काम किया जाता है, उसमें कोई पेस्टिसाइड यूज किया या फिर कोई फर्टिलाइजर यूज किया, ये सब साइंस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये जो साइंस है ये करंट अफेयर से पूछी जाती है, यानी कि करंट में 2027 के पेपर में जो न्यूज़पेपर में आपके साइंस से रिलेटेड रिसर्चेस रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बकमिनिस्टर फुलरीन आया है ना, ग्रेफीन आए, ब्लैक कार्बन आया, चारकोल कॉस्मेटिक्स आए, तो ये सारे हमारे करंट अफेयर न्यूज़ेस हैं और जर्नल साइंस और साइंस को कनेक्ट करते हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। आप देख रहे हो हर साल कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे कि आज के समय में एआई का समय है। तो यूपीएससी के लिए आपका हाईलाइटेड पॉइंट क्या बन गया कि आपको एआई की सारी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, सारे इन्वेंशंस पता होने चाहिए, सारे एप्लीकेशन, सारे बॉट पता होने चाहिए जो कि करेंटली करंट अफेयर में हो रहे हैं, और उनका आपको पूरा रिटर्न पता होना चाहिए, यानी कि मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। जैसे कि क्लास 12th में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो तो पूरी रिएक्शन और पूरे डेरिवेशन को प्रॉपर 2-2 3-3 पेज का करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही इस टेक्नोलॉजी की मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे का बेस क्या है और उसकी लास्ट स्टेज क्या है, तब तक आप 150 शब्दों का 200 शब्दों के प्रश्न को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम के मेंस की बात करते हैं तो हमें कुछ पॉइंटर के साथ में गुजरना होता है, यानी कि हम एक स्टेप बनाते हैं। हम अपने पेपर को लिखने के लिए कुछ पॉइंटर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, फिर लास्ट में कंक्लूजन हो गया, और उन पॉइंटर्स के साथ में हम पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये तभी तो आप लिख पाओगे जब आपको पूरी टेक्नोलॉजी का इंटरनल स्टोरी पता होगा। तो यहाँ पर मेंस के लिए जब मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताऊंगी तो मैं वो हर टेक्नोलॉजी आपको कवर कराऊंगी जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर द इंडियन न्यूज़पेपर में कवर की गई होंगी, यानी कि करेंटली जो भी ऑथेंटिकेटेड रिसर्च होगी उन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे कि मेंस में हम लिख पाए। वहीं पर जब हम जर्नल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी तो आपको कराऊंगी, लेकिन एनसीईआरटी को करंट अफेयर से जोड़कर कराऊंगी। यानी कि हमने अगर न्यूट्रिशन की बात करी, हमने अगर हार्मोन्स की बात करी, तो हमको सिर्फ हार्मोन्स को एनसीईआरटी की बुक तक नहीं रखना है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उन हार्मोनल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए करंट में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी रिसर्च आई हैं जिससे उस डिसीज को क्योर किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की हम बात करते हैं, जो कि सबसे पहली शुरुआत थी, ये था तो एक रिसर्च ही ना। तो इसी रिसर्च को आज के समय में हाईली डेवलप कर दिया गया है। कई सारे हमारी हार्मोनल डिसीज हैं, कुछ लोग हार्मोनल डिसीज की वजह से मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग हार्मोनल डिसीज की वजह से कमजोर हो जाते हैं, कुछ लोग न्यूरोनल डिसऑर्डर से जूझने लगते हैं। इन सबको सॉल्व करने के लिए आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी कई सारे रिसर्च कर रही है और उन्हीं रिसर्च को हमको पढ़ना है जिससे कि हम मेंस में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। कई बार क्या होता है, ये जो हम मेंस में पढ़ रहे हैं बिल्कुल वही ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन बना के यूपीएससी यहाँ पर पूछ लेती है। इसलिए मैं आपको कंटिन्यूस बोल रही हूँ कि जब भी आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो पढ़ना आपको पूरा सिलेबस मेंस का ही है, क्योंकि यूपीएससी 2013 के बाद से जनरल साइंस आपसे पूछ ही नहीं रहा है। आइए चलिए, जो मैं कह रही हूँ वो क्यों कह रही हूँ उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई। चाहे कोई भी ईयर है, अगर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूपीएससी के लिए कवर करना है तो सबसे पहले तो हमको सिलेबस पर स्टिक रहना पड़ेगा। सिलेबस पर स्टिक क्यों रहना पड़ेगा? जैसे कि आप देखोगे कि जब हम मेंस के सिलेबस को उठाते हैं तो उसमें क्लियर लिखे होते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, हमको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है, हमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है ना, पर हमको एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना। तो एग्रीकल्चर अगर नहीं पढ़ना, हमने उस टॉपिक को हटा दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया, जिससे कि कम समय में हम ऑथेंटिकेटेड सिलेबस को कवर करें। वहीं पर जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया
कि लगभग 80% पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर से आ रहा है। यानी कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में चाहे आप न्यूरोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, चाहे आप हार्मोन्स पढ़ लो, चाहे आप न्यूट्रिशन पढ़ लो, चाहे आप स्केलेटन पढ़ लो, आपको हर चीज की रिसर्च जो कि करंट अफेयर में रही होगी उसको भी कवर करना है। क्योंकि यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कि हमारे ब्रेन के कितने टाइप होते हैं, आपसे नहीं पूछेगा कि सेरेब्रम क्या सिक्रीज करता है, आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सी पर्टिकुलर हार्मोनल डिसीज से क्या होता है, या फिर T3 T4 टेस्ट कौन सा होता है, ये कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, या फिर हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल कंटिन्यूस बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए करेंटली कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने के लिए आरएनए का रोल क्या है ना। तो ये सब चीजें आरएनए डीएनए जो कि हमारे जर्नल साइंस का एक पार्ट है, लेकिन उसी आरएनए डीएनए को आपसे आरएनए डीएनए के तौर पर नहीं पूछा जाता है, आपसे करेंटली उस रिसर्च में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एग्जाम में जाते हैं, हॉल में बैठे होते हैं, हमको लगता है ये क्वेश्चंस तो पढ़े हुए ही नहीं है, कहाँ से पेपर बना देता है एग्जामिनर हमारा। तो उसको समझने के लिए 10 साल के क्वेश्चंस को लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने एग्जामिनर के माइंड को समझ पाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में कि मेंस की पढ़ाई हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी तो आपको कवर करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी आप कवर नहीं करोगे आप टेक्नोलॉजी को कैसे समझ पाओगे, आप बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर आप एडवांस की तरफ कैसे जा पाओगे। तो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। करंट अफेयर्स को आपको हाईली मेंटेन करना पड़ेगा। हाईली मेंटेन का मतलब जितना भी साइंस एरिया है उसके किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ना है जो करेंटली रिसर्च में है या फिर आने वाले समय में रिसर्च में आने वाली है, जिस पर कोई एमओयू साइन किया गया है, जिस पर कोई स्टडी की गई है लेकिन अभी रिसर्च शुरू नहीं की गई है, उन सभी चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना होगा। नेक्स्ट पीवाईक्यूज करने ही है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जा रही है एग्जाम में। इसका अप्रोच रहेगा एज यूजुअल जनरल साइंस, जिससे कि आप अपने बेस को समझ पाए, क्वेश्चन को सही से फ्रेम कर पाए, क्वेश्चन के आंसर को सही से फ्रेम कर पाए। एनसीईआरटी विल गिव यू बेस विद फैक्ट्स, है ना। जो भी आप कंटेंट पढ़ोगे उसको उसके फैक्ट को समझाने के लिए एनसीईआरटी आपकी एक बड़ी मदद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारी हमारी ऐसी क्रॉप्स बनाई जा रही हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि हमारी नेचुरल क्रॉप को डोमिनेट करने के लिए एक रियल क्रॉप, एक नेचुरल आर्टिफिशियल क्रॉप बनाई जा रही है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई की गई है, जिसमें किसी अनदर बैक्टीरिया के जीन का यूज किया गया है। हमारी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, एक समय होता था, आपको ध्यान होगा कि जब हमारी माँ किसी बैगन को काटती थी या भिंडी को काटती थी तो उसमें कीड़े निकल आते थे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आज के समय के बैगन के पर्टिकुलर फसल में या फिर बैगन में या फिर भिंडी के अंदर आपको कीड़े कम देखने को मिल रहे हैं या फिर ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा एक समय था जब हम मटर छीलते थे तो हरे रंग का कीड़ा जरूर मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पर नहीं मिल रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जिस पर्टिकुलर पेस्ट से हमें अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉप को बचाना है, हमने उसी के जीन को उस क्रॉप में इंजेक्ट कर दिया है ना। ये एक टेक्नोलॉजी तो है, यानी कि एक पर्टिकुलर जीन से हमने पूरे खेत की फसल को एक पेस्ट से बचा लिया। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने एक डीएनए या आरएनए को या फिर किसी जीन को उस क्रॉप के अंदर इंजेक्ट किया है, तो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले तो बेस हमको पता होना चाहिए, फिर हमको टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। तो इसके लिए करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, है ना। मक्के की फसल आई है, सरसों की फसल आई है, कपास की फसल आई है, बैगन की फसल आई है, टमाटर आए हैं, है ना, कैप्सिकम आए हैं येलो एंड रेड कलर्स के, है ना। ये सब क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। और जितने भी अपकमिंग रिसर्च होंगे वो सारे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को कवर करना होगा। मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों से एक बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी दैनिक भास्कर हो गए, दैनिक जागरण हो गए, उन सबको कभी कवर मत करिएगा। आई नो कि द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में नहीं आते हैं। उसका सिंपल सा एक तरीका ये है, आप गूगल पर जाइए,
ट्रांसलेटर पर ऑन कीजिए, अपने क्रोम को गूगल ट्रांसलेटर में कन्वर्ट कीजिए, आपका पूरा पेपर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको पढ़िए, क्योंकि ये 100% ऑथेंटिकेटेड है ना। इसकी जो न्यूज़ेस होती हैं वो ANI फॉर्म से आती हैं, है ना। जबकि आप किसी भी अगर इंडियन पर्टिकुलर न्यूज चैनल को या फिर न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये वो न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें अक्सर थंबनेल को भड़का कर दिया जाता है। हमारी जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज है उसके लैंग्वेज को मॉड्यूल कर दिया जाता है, पर आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना है जो कि आप मेंस में लिख पाए। तो इस चीज के लिए, इस पॉइंटर को समझने के लिए, उस ऑफिशियल लैंग्वेज को समझने के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे, द टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स को आप लोगों को फॉलो करना होगा। पर सिर्फ पेपर कवर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 24 पेज का ये न्यूज़पेपर सारी न्यूज़ेस आपको नहीं देता है। आपको इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल साइट को कवर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो न्यूज़ेस आती हैं जो अपकमिंग होती हैं, और यूपीएससी अपकमिंग न्यूज़ को कई बार पूछता है, क्योंकि बच्चों ने अक्सर इसे नहीं पढ़ा होता है। पीआईबी की ऑफिशियल साइट को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे पूरे भारत में क्या हो रहा है, कौन सा एग्रीमेंट साइन हो रहा है, हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कहाँ की विजिट कर रहे हैं, ये सब आपको ऑन टाइम पीआईबी की ऑफिशियल साइट पर कंप्लीट डिटेल के साथ मिल जाता है। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स का मतलब, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर लीजिए, हमको उन सब पर नजर रखनी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, और उस डिफेंस टेक्नोलॉजी के सारे शिप्स को याद करने के लिए, सारी मरीन्स को याद करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट पर हमको जाना होगा, क्योंकि उसकी कोई ऑफिशियल बुक नहीं है, और ऑफिशियल बुक नहीं है तो उसके लिए आपको वेबसाइट के साथ में खेलना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से चाहे आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, आईसीटी की बात कर लीजिए, कितने भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट्स की बात कर लीजिए, सारे रिसर्च आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन पर आपको नजर रखनी होगी हर रोज, यानी कि सोने से पहले एक बार सारी ऑफिशियल साइट को विजिट करना होगा, जिससे पता चल पाए कि पिछले 14 घंटे या फिर 12 घंटे या फिर 24 घंटे के बीच में कौन कौन सी न्यूज़ है जो कि वहां पर अपडेट की गई है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंडआउट्स के बारे में, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो इसकी प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व की जा रही है। जो भी कंटेंट हम पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट आपको डीआर जीनियस एकेडमी के चैनल पर या फिर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया जाएगा, उसका पीडीएफ फॉर्म आप ऑटोमेटिकली वहां पर जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप एप्लीकेशन से उस पीडीएफ को उठा सकते हैं, और जो भी यूट्यूब का कंटेंट होगा उसको आप टेलीग्राम चैनल या फिर किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म जो कि डीआर जीनियस आपको प्रोवाइड कर देगा, वहां से आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जितने भी नोट्स होंगे वो ऐसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि एग्जाम के लास्ट टाइम पर आप इजीली उनको रिवाइज कर पाओ। साथ में डीपीपी दिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, जो भी कंटेंट हमने आपको कराया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराती जाऊंगी। आफ्टर ईच हैंडआउट जितने भी आपके नोट्स होंगे उसको सिर्फ इसलिए दिया जाएगा जिससे कि आप उसको पढ़ने के बाद जब डीपीपी लगाओगे तो एक कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो पाए। नो नीड टू कंफ्यूज विद बल्कि बुक्स। मैंने अभी तक आपने नोटिस किया होगा एक बार भी किसी भी बुक का नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है किसी भी बुक का नाम? क्योंकि इन बल्कि बुक्स को बढ़ के यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई बुक को पढ़ा तो उसने शायद 2 साल पुरानी या फिर 1 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को कवर किया होगा, लेकिन हमारा यूपीएससी तो कंटिन्यूअस रिसेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछ रहा है, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स को पूछ रहा है, और कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स बुक में कवर कर पाना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि एक लंबे समय तक वो करंट अफेयर चल रहे होते हैं, क्योंकि उसकी रिसर्च कंप्लीट ही नहीं हुई है। यानी कि अगर आपने किसी एक बुक पर आप डिपेंड हो गए तो आप अपने कंसेप्ट को प्रॉपर कवर कर ही नहीं पाओगे, आप आधी नॉलेज लेकर बैठे होगे। उसके बाद तब तक पता चलेगा कि उसमें और एडिशन हो चुका है, वो रिसर्च शायद कंप्लीट हो गई है, या फिर उसमें कुछ और काम किया जा रहा है, उसमें कुछ और वैल्यूज का एडिशन किया जा रहा है। अब जब इतने वैल्यूज के एडिशन किए जा रहे हैं तब तक तो हमारी बुक छपकर आ चुकी है ना, यानी कि आपने सिर्फ उतने कंटेंट को यहाँ पर पढ़ लिया होगा जितना कि बुक में आपको प्रिस्क्राइब्ड दिया गया है। लेकिन उस प्रिस्क्राइब्ड बुक के शायद अगले दिन ही उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर
कुछ नया काम हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब गाइस ये तो था जितना मैंने अभी तक आपको बताया कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी सीएससी मेंस को आप कैसे हैंडल करोगे, पेपर कैसे आता है, कहाँ से आता है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको डीपीपी लगानी है, यूपीएससी आपको पेपर का जो क्वेश्चंस बना कर दे रहा है वो कहाँ से बना कर दे रहा है। अब चलो जितनी बातें मैंने आपको करी हैं उनके कुछ प्रूफ्स आपको दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है, क्यों बच्चों का यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हो रहा। देखो एक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 का मैंने एक प्रश्न आपको दिखाया है जो कि 10 अक्टूबर 2021 को आया था। आप जरा डेट पर नजर डालना, बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डेट पर नजर डालना है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 में प्रश्न आया है 10 अक्टूबर 2021 को। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन में लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटी डिसीज, एक हमारी अनुवांशिक बीमारी के बारे में बात की गई है। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें एक बीमारी का डिस्कशन किया गया इस क्वेश्चन में। बीमारी जरा ध्यान से देखो कौन सी है। बीमारी है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। कौन सी है? पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट, माता पिता से एक बीमारी है जो कि बच्चे में स्थानांतरित हो रही है। कैन प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। ये एक बच्चे में माता पिता से जाती है। अच्छा ईमानदारी से बताऊं तो पिता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ माँ से जाती है ना। तो एक बीमारी है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जिसका जो सोर्स है वो एक माँ होती है। उसको खत्म करने के लिए एक नई रिसर्च आई है। साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी निकाली है। अब ये जो रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जरा देखो तो क्या ये 24 सितंबर 2018 को साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस नहीं किया था? क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज कुड बी का मतलब किया जा सकता है, अभी किया नहीं गया है। कुड बी ट्रीटेड विद जीन थेरेपी। 2018 में साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है जो एक माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो रही है, अगर हम कोई जीन थेरेपी, अभी तक उन्हें नाम नहीं पता है, कोई जीन थेरेपी निकाले तो हम इस माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज 18 में सोची गई थी। अब सुनो 2019 दिसंबर 3 को न्यूज क्या आती है कि रेगुलेशन ऑफ मदर टू ऑफस्प्रिंग, ध्यान से सुनना, इस समय पर यह बात पता ही नहीं थी साइंटिस्ट को कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज का रीजन फादर है ही नहीं। ये बात पता चली है 2019 में। रेगुलेशन ऑफ मदर टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है छोटा बच्चा, मदर टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन ऑफ एम्प्टी डीएनए, एम्प्टी का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हेट्रोप्लाज्मी, है ना, जो एक अलग तरीके का, हेट्रो मतलब भिन्न, एक भिन्न प्लाज्मा मां के अंदर होता है जो कि बच्चे में ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ट्रांसमिशन 2019 में साइंटिस्ट को पता चला कि मां के थ्रू होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो एक कॉन्टेम्परेरी करंट अफेयर बन रहा है ना, ये एक कॉन्टेम्परेरी करंट अफेयर बन रहा है ना। कैसे बन रहा है कॉन्टेम्परेरी करंट अफेयर? कौन से होते हैं कॉन्टेम्परेरी करंट अफेयर? गाइस ध्यान रखिएगा, कॉन्टेम्परेरी करंट अफेयर्स वो होते हैं जो कि कई सालों से न्यूज में रहे होते हैं, 2018, 2019। अब रिसर्च गेट पर आओ। रिसर्च गेट ने 2020 में एक न्यूज निकाली है। क्या लिखा है इसमें? डायगोनिस एल्गोरिथम फॉर सस्पेक्टेड माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, है ना। डायगोनिस किया जा रहा है किसको? एल्गोरिथम को, यानी कि एल्गोरिथम को समझा जा रहा है किसकी? सस्पेक्टेड, यानी कि जो संदेह में है। कौन? माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। अभी तक माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं आई है, सिर्फ साइंटिस्ट इस पे कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। ठीक, तो 2020 में साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी करना शुरू किया है कि भाई जो हमारा डायगोनिस एल्गोरिथम है किसके लिए? सस्पेक्टेड माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज का मतलब जिस रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में अभी हमको एबीसीडी साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, वो बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डिसीज को जो कि सस्पेक्टेड है, इसको डायग्नोस करने के लिए इसके एल्गोरिथम को समझना है। तो एल्गोरिथम पे काम कब कर रहे थे? 2020 की दिसंबर 15 को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 का क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सॉरी 2021 का क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। 2020 में इस थेरेपी की एल्गोरिथम समझी जा रही थी, रिप्लेसमेंट थेरेपी आई नहीं थी, सिर्फ साइंटिस्ट ने अपनी मैकेनिज्म बता दी थी कि भाई इस मैकेनिज्म के साथ में हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब देखो 2021 अक्टूबर 10 को क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को प्रिवेंट माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, आओ चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर साइंटिस्ट ने क्या इसके मैकेनिज्म निकाली वो भी मैं आपको बताऊंगी। बोला जा रहा है कंसीडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक अनुवांशिक बीमारी है, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले बोला गया पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट्स, एक डिसीज है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जो कि पेरेंट्स से पास होती है, किसमें, बच्चों में, बी प्रिवेंटेड, बचाई जा सकती है। प्रिवेंट का मतलब बचाना, किसी चीज को खत्म करना, रोकना। बी प्रिवेंटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू उसको खत्म किया जा सकता है, आइदर बिफोर, पहले, या फिर आफ्टर विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब देखो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसको आप लोगों ने बहुत सुना है, बस इस नाम से आप नहीं जानते हो, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में आईवीएफ, है ना। आईवीएफ के हर रोज आप न्यूज़पेपर्स में, चलते हुए रास्ते में कई सारे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स देखते हो, तो ये वही आईवीएफ है जिसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि एग में करके हम किसी बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज से बचा सकते हैं। समझ में आया पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोला गया है, बोला जा रहा है अ चाइल्ड हेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर। बोला जा रहा है कि एक बच्चा जो इनहेरिट करता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जाती है, उसका कारण पूरी तरह से, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, कहां से है, मां से है, ना कि फादर से है। अब जिस बच्चे ने इस न्यूज को पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने इस रिसर्च पर ध्यान दिया होगा, वो तुरंत फटाफट से आंसर लगा देगा कि मैम पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट सी सही है। अब कैसे सही सी सही है, चलो उसके लिए मैं आपको ये रिसर्च समझा देती हूं, सो दैट आपका एक टॉपिक यहीं पर कवर हो जाएगा अपने एग्जाम 2027 के लिए। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज के बारे में। अब देखो आपको एक बात पता होगा कि जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी की शुरुआत कहाँ से होती है, बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी घर को बनाते हैं तो घर की यूनिट सेल क्या होती है, घर की यूनिट सेल होती है एक ब्रिक, एक ईंट, है ना, एक ईंट या फिर एक ब्रिक, यही तो है जो क्या करती है, एक पूरे घर को बना देती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की यूनिट सेल क्या है, सीधे शब्दों में बोला जाए हिंदी वाले बच्चों के लिए कि ह्यूमन डेड बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, ह्यूमन बॉडी की संरचनात्मक इकाई क्या है, आपकी मर्जी है किस तरह से इस चीज को आप बोलते हो, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी की संरचनात्मक इकाई या फिर सबसे छोटी इकाई। तो आप बोलोगे कि मैम वो सेल होती है। मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन बॉडी सेल से बनती कैसे है, तो मुझे पता है कि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से छोटे क्लास में पढ़ी है। आप तुरंत बोलोगे कि मैम पहले एक सेल आई, फिर सेल का ग्रुप आया, है ना, और जो ये ग्रुप ऑफ सेल हैं इन्होंने मिलकर एक टिश्यू बनाया, टिश्यू का भी ग्रुप बना, यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज बने, और वही ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने हमारे बॉडी के ऑर्गन बनाना शुरू किए, यानी कि किसी भी इंसान की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बने, किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, है ना, ये ऑर्गन्स बने। फिर ये जो अलग अलग ऑर्गन टिश्यूज के ग्रुप से बने, इनका भी ग्रुप बना, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन बने, और वही ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बने, ह्यूमन बॉडी बने। अब आपको जिनको नहीं पता होगा, जो बच्चे आर्ट साइड के हैं, जिन्होंने साइंस को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है एक सेल, यानी कि एक कोशिका, और फिर वही कोशिका आपकी मिलकर आगे क्या बना देती है,
वही कोशिका आपकी आगे मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल बनाती है, क्योंकि हमारी बॉडी कोई एक कोशिका से तो मिलकर बनी नहीं है, असंख्य कोशिकाएं हैं, इनफाइनाइट सेल्स हैं। तो ये इनफाइनाइट सेल्स जो हैं, जिनको हम हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं, ये कोशिकाओं का समूह बनाएंगी, और इन्हीं कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। तो हमने बना दिया एक टिश्यू। अब ये जो एक टिश्यू है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ऊतक, ये जो ऊतक है इसका भी तो एक समूह बनेगा, यानी कि कई सारे ऊतक बनेंगे, कई सारी कोशिकाएं मिलकर अलग अलग ऊतक बनाएंगी, है ना। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, अलग अलग तरह के ऊतक होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, है ना, ऊतकों का समूह। अब ये जो ऊतकों का समूह है ना, अब ये जो ऊतकों का समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब अंग, है ना, हमारे शरीर के अंग। अब अंग कोई एक तो है नहीं, यानी कि बहुत सारे अंग अलग अलग ऊतकों के मिलकर बनेंगे, तो हमने बना दिया ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से पूरी बन गई ह्यूमन बॉडी। आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने आपको बेसिक बता दिया। क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज की शुरुआत होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कि कोशिका से। आओ चलो देखते हैं कैसे इसकी शुरुआत होती है। देखो, सेल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोशिका की बात कर रहे हैं। क्या आपने कोशिका की संरचना को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो निश्चिंत रहिए, वो हम आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो देखो, सेल है, आपको पता होगा कि जो हमारी सेल होती है यानी कि जो कोशिका होती है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक या फिर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बाहर इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में एक लिक्विड बड़ा भरा होता है। लिक्विड का मतलब एक पानी जैसा, द्रव जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसी चीज को कोशिकीय द्रव के नाम से ध्यान रखेंगे। किसके नाम से? कोशिकीय द्रव्य के नाम से ध्यान रखें। एक सेकेंड, कोशिकीय द्रव के नाम से ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये है हमारा नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। हिंदी वाले बच्चे नाभिक के नाम से याद रखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इसको न्यूक्लियस के नाम से ध्यान रखेंगे। अब जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ कोशिकीय अंग होते हैं, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि हिंदी में कोशिकीय अंग। अब ये जो कोशिकीय अंग है ना, इन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने खड़े होके पढ़ा पा रही हूँ, आप बैठ के पढ़ पा रहे हो, आपको नींद आती है, आपको भूख लगती है, आपकी बॉडी हष्ट पुष्ट है, आपकी बॉडी कमजोर है, उसके पीछे हर कोशिका का खेल है। कैसे? आओ चलो देखते हैं। हमारे जो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ अंग होते हैं, कुछ कोशिकीय अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोशिका के चारों तरफ कुछ ऐसे करके एक डिजाइन होती है ना। ये जो डिजाइन होती है इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रायी जालिका। बिल्कुल उसी तरीके से आपने ना कुछ ऐसे करके भी संरचनाएं देखी होंगी, इनको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी काय। गोल्जी काय, हिंदी वाले बच्चे गोल्जी काय लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इसको गोल्जी बॉडीज लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये हिंदी में कहलाती है अंतःप्रायी जालिका। अंतःप्रायी जालिका, इंग्लिश वाले बच्चे इसी को लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी में एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस। तो हम इसे कहते हैं पावर हाउस। और जो ये पावर हाउस है ना, इसी का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी की वजह से हमारी कोशिका काम कर पाती है ना। हम बिना खाए काम कर पाते हैं, हम व्रत में भी काम कर पाते हैं।
आपको लगता है कि हमारा फैट बर्न हो रहा है, जो हमें फैट जो है वो एनर्जी दे रहा है, पर वो जो फैट बर्न हो रहा है, जो फैट एनर्जी दे रहा है, वो आ कहां से रही है? उसका खेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता कहां पर है। क्लियर? अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ऐसी कौन सी बला है जिसकी वजह से ये सिर्फ मां की वजह से बच्चे में पहुंचती है, पिता का रोल ही नहीं है। आओ चलो इस बात को समझते हैं। प्यारे बच्चे, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में दो तरह का डीएनए होता है, जो कि एनसीईआरटी में हमेशा एक तरह का पढ़ाया जाता है। हमको हमेशा से क्लास 6 से लेकर 12 तक एक बात पढ़ाई जाती है कि हमारे शरीर में डीएनए जेनेटिकल मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है, जीन्स के अंदर पाया जाता है ना, जो कि डीएनए के फॉर्म में होता है। कुछ इस तरह से ही तो पढ़ाया जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया है कि हमारे शरीर में दो तरह के डीएनए होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के डीएनए होते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अरे मैम दो तरह के डीएनए कैसे हो गए? तो ध्यान रखिएगा, एक तो होता है न्यूक्लियस में, एक तो होता है न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में, है ना, जो कि गुणसूत्रों में होता है ना। हमारे न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से डिजाइन होती है ना, इस तरह की डिजाइन के ऊपर आपने देखा होगा कुछ गोल 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 बिंदी होती हैं, है ना। ये जो बिंदी होती हैं इनको हम कहते हैं जीन्स। प्यारे बच्चे, इनका नाम होता है जीन्स। और ये जीन्स किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं डीएनए के, यानी कि हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाने वाला जीन्स, जो कि किसका बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर? एक डीएनए आपको समझ में आ गया कहां पर होता है। दूसरा डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये होता है सेकंड नंबर का डीएनए। अब ये जो सेकंड नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इफिशियंसी के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत स्फूर्ति होती है। कुछ बच्चे होते हैं लेजी होते हैं, ये माँ से आता है, यानी कि बच्चे का एक्टिव होना और लेजी होना, इसका रोल माँ से आता है, ना कि पिता से। यानी कि अगर आप आलसी हैं तो उसकी देन आपकी माँ है, और अगर आप एक्टिव हैं तो उसकी देन भी आपकी माँ है। पापा का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि एक माँ से बच्चे में ट्रांसफर होता है, ये डिसाइड करता है कि बच्चे की इफिशियंसी कैसी होगी। क्लियर? अगर कोई बच्चा है जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छी नहीं है, अच्छा डाइजेशन नहीं होता है, या फिर बहुत ज्यादा स्फूर्ति नहीं है शरीर में, आलस में रहता है, ये सारा खेल एक माँ से आता है, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। ये डिसीज जब बहुत ज्यादा हाईली डोमिनेट हो जाती है तब दिखाई देती है, और तब इसे माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक जेनेटिकल बीमारी है जिसे अभी तक खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब इसे खत्म करने का तरीका निकाला गया है। तरीका क्या निकाला गया है? तरीका ये निकाला गया है कि अगर एक बच्चे से, आपको पता ही है कि जब एक ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी कि एक चाइल्ड बनता है, तो ऑफस्प्रिंग बनता कैसे है? अरे भाई, आप तुरंत कहोगे कि मैम एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, और फिर इनका होता है फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद बनता है जाइगोट, है ना। फिर आप बोलोगे कि मैम यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रायो बनाता है, और यही एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण बनाता है, और यही एम्ब्रायो आगे आफ्टर 9 मंथ एक चाइल्ड बनता है। यही तो प्रोसेस है। अब देखो, पिता के पास क्या है? साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही माँ के एग के पास में भी न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है? डिफेक्टिव है, अनहेल्दी है। कैसी है बच्चे? ये है अनहेल्दी, यानी कि अगर हमको इस बीमारी को खत्म करना है तो हमको चाहिए हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आएगी? हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया आएगी किसी थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन होगी? ये भी कोई फीमेल होगी, है ना। हम क्या करेंगे? किसी फीमेल के एग को लेंगे। क्या लेंगे? किसी अनदर थर्ड पार्टी, यानी कि किसी दूसरी हेल्दी महिला के एग को लेंगे,
और उसके एग में से उसका माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया निकाला गया, इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। यानी कि हमने क्या किया, इस थर्ड पार्टी के यानी कि जो दूसरी महिला है जो कि हेल्दी है, उसके हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को निकाल दिया और सेकंड महिला के जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पर एडिट कर दिया। यानी कि जाइगोट बनने से पहले फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हमने एग में से इस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया थी, इसके डीएनए को रिमूव करके एक हेल्दी विमेन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यहां पर इंजेक्ट कर दिया। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन सा डीएनए इसमें पार्टिसिपेट करेगा? थर्ड पार्टी का ही तो पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो अब ये जो जाइगोट बनेगा ये बनेगा हेल्दी, है ना। अब जब ये हेल्दी जाइगोट बना तो फिर एम्ब्रायो भी हेल्दी बन गया। अब एम्ब्रायो हेल्दी बना मतलब क्या हुआ? ये चाइल्ड भी हेल्दी बनेगा। प्यारे बच्चे, ये जो चाइल्ड हेल्दी बना है इसी के लिए साइंटिस्ट ने एक दूसरा नाम दिया है। नाम क्यों दिया उसकी भी मैं कहानी पूरी बताऊंगी आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी को बोलते हैं 3 पेरेंटल बेबी। अगर आप यूपीएससी में या फिर न्यूज़पेपर में इसकी डिटेल पढ़ोगे आपको पता चलेगा इसी बच्चे को, जो नया बच्चा पैदा हुआ है जो कि हेल्दी है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज नहीं है, उसको नाम दिया गया है 3 पेरेंटल चाइल्ड या फिर 3 पेरेंटल बेबी। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पासिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू प्रिवेंट माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हमने भी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को रिप्लेस किया ना, इसीलिए इसको बोला गया माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। आइदर बिफोर मतलब या तो पहले या फिर बाद में, किससे? आईवीएफ प्रोसेस से पहले या बाद में हम क्या करेंगे, एग में से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर देंगे। तो हमने भी तो सेम यही काम किया है। यहां पर देखो हमने क्या किया, इसको आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू पहले यानी कि जाइगोट बनने से पहले हमने क्या किया, एक थर्ड पार्टी के डीएनए को यहां पर इंजेक्ट कर दिया और इस अनहेल्दी डीएनए को रिमूव कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पहला स्टेटमेंट सही क्यों है। क्लियर? अब बोला जा रहा है अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर। जो हमारे फादर होते हैं उनका माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इसका रीजन नहीं होता, सिर्फ माँ का होता है। वो भी मैंने आपको बता दिया, माँ का होता है। इसीलिए जो हम डोनर यूज करते हैं वो भी एक फीमेल यूज करते हैं। क्लियर? तो दोनों सही हो गए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने मैं लेकर आती हूं, जो कि है 2021 का ही सेम पेपर का है। 10 अक्टूबर को एक दूसरा क्वेश्चन आया था सेम। क्या बोला जा रहा है, विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का मतलब समझ रहे हो? आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में कई सारी वैक्सीन्स बनाई गई, जैसे कि पोलियो की ओरल वैक्सीन्स आई, है ना। फिर उसके बाद इंजेक्टेड वैक्सीन्स आई, उनमें कुछ खराबियां भी थी, कुछ कमियां भी थी, उनको सुधारने के लिए नई वैक्सीन्स आई, जैसे कि आपकी कोविड वाली वैक्सीन्स आई, है ना। कोविड की भी 3 तरह की वैक्सीन्स आई, सार्स कोविड वैक्सीन्स थी ये सारी। वो वैक्सीन कौन थी? ये सारी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन थी। जरा बताओ मुझे, कोविड के 2021 में नहीं आया है ये क्वेश्चन? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कोविड वैक्सीन पर था। क्यों? क्योंकि भारत की पहली ऐसी वैक्सीन थी जो कि कोविड की वैक्सीन थी, जो कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन पर बनाई गई थी। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया, रीजन भी समझ में आ गया होगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बोला गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। अब देखो जरा ये न्यूज की जड़ क्या है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर में 2023 में ये आपका क्या बोला गया, यूके सीज सक्सेस इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि पिछला क्वेश्चन था। देख रहे हो 2021 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज वाला आपसे, और ये सक्सेस कब हुआ है, ये एक्चुअली पूरा कब हुआ है, 2023 में। मतलब ये साइंटिस्ट पूरा कर नहीं पाए, उससे पहले हमारा यूपीएससी पूछकर बैठ चुका था। कितनी बड़ी बात है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन की तरफ।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ऑफिशियल साइट का स्क्रीनशॉट है बच्चे। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन इवैल्यूएशन 2019 में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन पर काम करना शुरू किया गया, रिसर्च करना शुरू किया गया था। अब देखो जरा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? कोविड 19 वैक्सीन को लेकर, क्योंकि 2020 में कोविड 19 वैक्सीन का खेल शुरू हुआ था, 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। बोला गया ब्रेकिंग रिकॉर्ड, कोविड 19 की वैक्सीन जो कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन थी, भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन थी, उसने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। टाइम टू फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ट्रायल रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का भारत में किया गया था कोविड 19 के टाइम पर, जो कि हमें पता भी नहीं है। आपको ध्यान होगा, ये जो आप देख रहे होगे इस टाइम पे सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है सरकार का, है ना। इस टाइम पे एचपीवी वैक्सीन आई हुई है और हर स्कूल में इस चीज को अपोज किया जा रहा है कि लोग उस वैक्सीन को नहीं लगाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि कोविड 19 के साथ समय पर भारत में लोगों के साथ धोखा किया गया था। ये वो समय है जब कोविड 19 के टाइम पर ऑफिशियल साइट बना के हम लोगों से जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई थी, वरना हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते थे, वरना हम किसी ऑफिस में नहीं जा सकते थे। लेकिन 3 साल बाद पता चलता है कि ये तो रिसर्च हो रहा था हम लोगों पे, ये तो ट्रायल चल रहा था जो कि भारत की जनता पर किया गया था। तो ये है वो ऑफिशियल ब्रेकिंग रिकॉर्ड जिसमें भारत के जो लोग थे उन पर ये ट्रायल किया गया था रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का, कोविड 19 की वैक्सीन के नाम पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोला गया विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोला गया कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। जो भी हमारी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होती है उसको बनाने के लिए हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर आल्सो यूज्ड एज वेक्टर। वायरस या बैक्टीरिया दोनों में से कोई भी वेक्टर का यूज कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है ना। एक होता है कैरियर और एक होता है वेक्टर। देखो कैरियर कौन है? कैरियर है हम और आप लोग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोल्ड है और आपको मुझसे कोल्ड हो जाए तो मैं क्या हूं? मैं कैरियर हूं। लेकिन अगर मुझे कोल्ड हो रखा है, मुझे फ्लू हो रखा है, तो वो जो फ्लू है किसी भी तरह का फ्लू हो सकता है, वर्ल्ड फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, एचपी फ्लू हो सकता है, एचवी फ्लू हो सकता है, H1V फ्लू हो सकता है, किसी भी तरीके का फ्लू हो सकता है। ये फ्लू क्या है? ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब किसी पर्टिकुलर बीमारी की जड़, कैरियर का मतलब वो पर्टिकुलर जड़ जो उसे वाहक बना रहा है, जो उसे दूसरों तक फैलाने का काम कर रहा है। जैसे कि कोई बीमारी है जो चमगादड़ से सब में फैल गई, कोई बीमारी है जो मुर्गी से सब में फैल गई, कोई बीमारी है जो किसी पर्टिकुलर एनिमल से, जीनोटिक डिसीज जिसे बोलना चाहिए, जीनोटिक के थ्रू फैल गई, किसी मवेशी के थ्रू फैल गई, है ना। तो मवेशी, पक्षी, पशु, इंसान, ये सब क्या है? ये कैरियर है। लेकिन जिस पर्टिकुलर कहना चाहिए रिसेप्टर के थ्रू ये बीमारी फैल रही है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कोई वायरस हो गया। अरे भाई कोविड 19 क्या था? ये वायरस ही तो था, सार्स कोव वायरस ही तो था। उस वायरस का नाम ही सार्स कोव था, जिसके थ्रू हम लोग कैरियर बने थे। हमें सार्स कोव ने इंपैक्ट किया, फिर हम उसे कैरी कर रहे थे अपनी बॉडी में और लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो हम लोग हो गए कैरियर, सार्स कोव हो गया वेक्टर। तो वेक्टर कोई भी बैक्टीरिया भी हो सकता है और कोई भी वायरस भी हो सकता है। आओ चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एज यूजुअल क्वेश्चन देख के आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि मैम आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि यस जेनेटिकल इंजीनियरिंग का हम लोग यूज करते हैं और बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही किसी बीमारी का रीजन बनते हैं, है ना, और हम लोग उसके कैरियर बनते हैं। चलो आओ समझते हैं कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एक्चुअली है क्या। गाइस जब हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सार्स कोव की बात की, है ना, कोविड 19 का ही क्वेश्चन है तो कोविड 19 को ही ले लेते हैं। कोविड 19 में हमने क्या किया था? सार्स कोव का ही तो यूज किया था। ये जो सार्स कोव था इसी के पर्टिकुलर जीन का यूज किया गया था। किसमें? एज अ वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जब वैक्सीन बनाई गई थी तो इसी के जीन का इस्तेमाल किया गया था, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था और फिर एज ए एंटीडोट इसका इस्तेमाल किया गया था। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट का मतलब
किसी वैक्सीन को फिर से बनाना, किसी वैक्सीन पर फिर से काम करना, रिकंबाइन करना, है ना। तो इसमें क्या किया गया, रिकंबाइन किया गया। 3 वैक्सीन आई थी, 3 तरीके से जीन्स को रिकंबाइन किया गया था। वेक्टर मतलब वही कोई वायरस जिसके थ्रू बीमारी फैल रही थी, एक वायरस को 3 तरीके से रिकंबाइन करके हमने वैक्सीन बनाई थी। तो ये हो गई आपकी recombinant vector vaccine. Genetical engineering is applied in development of these vaccine. जो हमारी जेनेटिकल डिसीज है या फिर कहना चाहिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, उसके थ्रू हम किसी जेनेटिकल बीमारी को खत्म करने के लिए या फिर किसी भी वायरस या वेक्टर बेस्ड बीमारी को कंप्लीट करने के लिए, खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक वेक्टर को, एक वैक्सीन को रिकंबाइन करने का काम किया। बैक्टीरिया वायरस आर यूज एज वेक्टर। बैक्टीरिया और वायरस को यूज किया गया किसकी तरह से, एक वेक्टर की तरह से। क्लियर, मतलब कोई बीमारी है किससे फैल रही है, बैक्टीरिया से फैल रही है, तो उसका वेक्टर कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गया। कोई बीमारी है वायरस से फैल रही है, तो उसका बैक्टीरिया कौन हो गया, वायरस हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एन इज एन आर करेक्ट। कौन से दोनों सही हैं, तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब गाइस एक और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये न्यूज़ किसके बारे में बात कर रही है। ठीक, देखो यूपीएससी सीएससी 2021 अगेन 10 अक्टूबर 2021 मैंने एक ही साल के सारे प्रश्न लिए हैं, जिससे कि आप समझ पाओ कि एक ही साल की कितनी सारी न्यूज़ को किस तरह से यूपीएससी ने सिर्फ करंट अफेयर से भर भर के न्यूज़ पूछी है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपसे करंट अफेयर पूछा है। देख रहे हो, कहने के लिए पेपर तो प्रीलिम का है ना, प्रीलिम कहाँ है, जनरल साइंस दिख रही है कहीं पर क्या, जनरल साइंस है। क्योंकि चाहे वेक्टर वैक्सीन की बात कर लो, चाहे अभी आप डिसीजेस की बात कर लो, तो डिसीज तो है ना, पर एनसीईआरटी की डिसीज नहीं पूछी गई है, करंट अफेयर की डिसीज पूछी गई है। तो यूपीएससी अपनी जनरल साइंस जो सिलेबस में लिखता है उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, पूछ रहा है डिसीज, लेकिन एनसीईआरटी की डिसीज नहीं पूछ रहा है वो आपसे, करंट अफेयर्स की डिसीज पूछ रहा है, न्यूज़पेपर में जो आ रही है डिसीजेस उनको पूछ रहा है। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2, ये दो क्या है, टेक्नोलॉजीज हैं, आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ये जो बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज हैं, ये मेंशन की गई हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, आपसे ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कोलोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। ये जो आपका कोलोनल प्रोपगेशन है किसी भी क्रॉप के लिए, किसी भी फसल के लिए, उसके लिए बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है डेवलपिंग जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। किसी भी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, किसी प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी फसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी कहना चाहिए सिंपल शब्द में बोला जाए तो किसी भी क्रॉप को मॉडिफाई करने के लिए, किसी भी क्रॉप को और इनहांस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसकी नई क्रॉप बना रहे हैं। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, है ना, जो प्लांट है उनके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक सब्सटेंस के रूप में बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तीसरा बोला गया प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स है उनके प्रोडक्शन के लिए बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, अब जरा इस क्वेश्चन को आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले इस क्वेश्चन की जड़ को देख लेंगे, पेपर कैसे आ रहा है। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज की आपसे बात की गई है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, न्यूज की तरफ चलते हैं, और ये पेपर कब का है, 2021 का, है ना, गिव मी सेकंड गाइस, 2021 का पेपर है। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 के बारे में आपसे पूछा गया है। देखो 23 नवंबर 2020 को क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, नेचर की ऑफिशियल साइट ने इस बात को कवर किया है, द एक्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इन बिस्फेनॉल ए एसोसिएशन विद द कोलाइडल पार्टिकल इज एन ट्रॉपिकल रिवर इन मलेशिया। क्लियर, बिल्कुल उसी तरीके से नेक्स्ट देखो, गिव मी सेकंड, ये देखो बोला जा रहा है प्रोटेक्टेड पेटेंट
है ना, एक पेटेंट था जो कि फाइल किया गया था बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 के लिए ऑन रिवोकिंग मेंसेंटोस बोलगार्ड 2 पेटेंट। बोलगार्ड 2 पेटेंट को सिक्योर करने के लिए एक अपील की गई थी। ये न्यूज है 2018 की। द दिल्ली हाई कोर्ट यानी कि एचसी जजमेंट रिवोकिंग मेंसेंटो बोलगार्ड 2 पेटेंट टू फ्रंट मिसिंग। कुछ कमी देखी गई है जिस पर अपील की गई है। एक्चुअली हुआ क्या था, बोलगार्ड 1 जब अपील किया गया था उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई थी बोलगार्ड 2, उस पर रोक लगाने की बात की जा रही थी। रोक क्यों लगाने की बात की जा रही थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप न्यूज देखो। 2020 की न्यूज है, द हिंदू ऑफिशियल न्यूज पेपर से ली गई है। अब देखो पीआईबी की ऑफिशियल साइट क्या बता रही है। जब ये पेटेंट फाइल किया गया उसके बाद स्टडी आई किस पे, जीएम क्रॉप्स पर। जीएम क्रॉप का मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स पर। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 पर क्या आई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 2020 की न्यूज है, 2021 में हम लोगों का पेपर हो गया, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर ली गई क्योंकि इन पर लगाई जा रही थी रोक। रोक क्यों लगाई जा रही थी, चलो इस पर अब बात करते हैं। हुआ ये था कि जब हमारी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जा रही थी तो उसका उद्देश्य ये था कि हमारी जो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है इसका पेट कैसे भरा जाए, इसको किस तरह से हमारी इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उस इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन है उसको सुधारा जाए। उसको सुधारने के लिए हमने डिसाइड किया कि हमारी नेचुरल क्रॉप्स इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जितनी नेचुरल क्रॉप्स हैं वो नेचुरली हमारी फसल उगा रही है, उसमें बहुत ज्यादा लगभग 30% ऐसी होती है जिनमें कोई कीड़ा लग जाता है, कोई पेस्ट लग जाता है, खत्म हो जाती है, या फिर सूखा पड़ गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, पानी आ गया, एक्स्ट्रा पानी आ गया और हमारी फसल बर्बाद हो गई। नेचुरल क्रॉप इस तरह से बर्बाद हो रही थी और भारत का जो एग्रीकल्चरल कंडीशन थी वो बहुत वीक हो रही थी। उस वीकनेस को खत्म करने के लिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को बढ़ाने के लिए, इंडिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सिक्योर करने के लिए, सुधारने के लिए, जो कि एकदम भूखमरी की कंडीशन में था, हम लोग जो इंडिया वाले हैं वो ग्लोबल क्राइटेरिया में बॉटम थर्ड पर थे और हमको ऊपर आना था। हमें अपने देश की भूखमरी को सुधारना था, तो हमने क्या किया, कुछ रिसर्च करना शुरू किया और हमने कई सारी ऐसी फसलें बनाई जिनको ड्रॉट से यानी कि सूखे से बचाया जा सके, जिनको पेस्टिसाइड से बचाया जा सके, जिनको किसी पेस्ट से बचाया जा सके, यानी कि बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी पेस्ट के, ना ज्यादा पानी दिए हम किसी फसल को उगा पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला पाए। उसके लिए हमने कई सारे जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप को बनाया। बिल्कुल उसी तरीके से सरसों की क्रॉप बनाई गई। जब सरसों की क्रॉप बनाई गई तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। विवाद ये खड़ा हुआ कि हमारे देश में, आपको पता ही होगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड है, हमारी प्राइमरी इकोनॉमी सोर्स ही एग्रीकल्चर है। अगर हम एग्रीकल्चर में ही पैसा लगा देंगे तो फिर हम पैसा कमाएंगे कहां से। यानी कि भारत में आपको पता ही होगा कि कई सारे किसान कैसे हैं, पुअर हैं, गरीब हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो कि जमींदार हैं, जिनके पास पैसा है। तो जितने भी गरीब किसान थे उन्होंने इस पर अपील करना शुरू किया कि भाई अगर बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आ गई तो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम लगातार फसल के लिए नए बीज खरीदते रहे और उगाते रहे। क्योंकि जितनी भी नेचुरल फसल होती है उनमें क्या होता है, किसान अपनी पिछली फसल के कुछ बीजों को बचाकर रख लेता है, उनको फिर से लगा देता है, फिर से क्रॉप निकल आती है। लेकिन जितने भी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है उनका सबसे बड़ा दुख ही इस बात का है कि उनको जब भी साइंटिस्ट बना रहे हैं तो एक टर्मिनेशन सीड बना रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम टर्मिनेशन सीड बना क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है। सीधे शब्दों में बोला जाए कि जितनी भी हमारी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये सारी बांझ है, ये ऐसे बीजों को पैदा करती हैं जिनसे नए पेड़ नहीं निकल सकते। अब आपके दिमाग में फिर से यही सवाल आएगा कि मैम ये हो ऐसा क्यों रहा है। प्यारे बच्चे, अगर ऐसा साइंटिस्ट नहीं करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के साथ में एक बड़ी खिलवाड़ हो रही है। कैसे हो रही है, आपको पता ही होगा कि पॉलिनेशन के थ्रू एक क्रॉस होता है जिसकी वजह से हमारे नए नए पेड़ पौधे पैदा होते हैं।
एक नेचुरल क्रॉप है सरसों की, एक बायोडाइवर्सिटी के अगेंस्ट यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है। एक खेत में नेचुरल क्रॉप लगाई है गरीब किसान ने, एक अमीर किसान ने जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप लगाई है। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बनाई ही इसीलिए गई है जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, उसका रिप्रोडक्शन ज्यादा हो, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा हो। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन उस गरीब आदमी के नेचुरल जो सीड है या फिर नेचुरल सरसों का जो खेत है उसमें भी तो क्रॉस कर सकता है। सीधे शब्दों में बोला जाए, नेचुरल क्रॉप का जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के साथ में क्रॉस हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो नया पौधा पैदा होगा वो कैसा होगा? हाइब्रिड होगा, नेचुरल होगा या फिर जेनेटिकल मॉडिफाइड होगा? आप शायद कहोगे कि मैम हाइब्रिड होगा, पर क्या आप और हम ये चाहेंगे कि भारत एक समय पर ऐसी कंडीशन में आ जाए कि हमारी जो नेचुरल क्रॉप है वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए? नहीं ना। बस इतनी सी बात थी। टर्मिनेशन बीज यानी कि टर्मिनेशन सीड्स, बांझ बीज इसलिए बनाए गए जिससे कि जितनी भी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप हैं वो नेचुरल क्रॉप के साथ में क्रॉस पॉलिनेशन ना करें। अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो ये जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये हावी हो जाएंगी नेचुरल मॉडिफाइड क्रॉप्स पर। अब जब नेचुरल क्रॉप पर ही मॉडिफाई हो जाएंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे भारत में नेचुरल क्रॉप की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, पूरे भारत में सिर्फ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप ही रह जाएंगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हमारे पूरे देश की, न केवल देश की, वैश्विक स्तर पर भी पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी इम्बैलेंस हो जाएगी। इसी इम्बैलेंस को रोकने के लिए, बचाने के लिए टर्मिनेटेड सीड बनाए गए, यानी कि जो भी किसान किसी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप को उगाएगा वो हर बार नए बीजों को उस पर्टिकुलर वैज्ञानिक से, उस पर्टिकुलर कंपनी से खरीदेगा। मतलब अगर सरसों की फसल कोई किसान उगा रहा है तो वो जाएगा पहले बीज की दुकान पर, उस बीज को खरीदेगा और फसल को काट लेगा, फिर वो बर्बाद। ऐसा नहीं है कि नया बीज निकलेगा और उसको यूज कर लेगा, फिर अगली बार वो फिर नया बीज खरीदेगा और उसको फिर से पैदा करेगा। अब जो गरीब किसान है वो तो ये काम नहीं कर सकता है ना। गरीब किसान के पास तो इतना पैसा है नहीं कि हर बार जाएगा और नए बीज को खरीद कर लाएगा एंड फिर फसल को उगाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर विवाद खड़ा होना शुरू हुआ कि भाई जो हमारी ये बोलग्यार्ड 1 और बोलग्यार्ड 2 जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये हमारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा बायोडाइवर्सिटी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप पर ही डिपेंड हो जाएगा तो एक समय पर जब नेचुरल बायोडाइवर्सिटी प्रयोग में ही नहीं आएगी तो वो खत्म हो जाएगी, है ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बोला गया कोलोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, डेवलपिंग जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप। हमने बोलग्यार्ड 1 और 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसके लिए किया था? डेवलप करने के लिए जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, जो हमारी प्लांट ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, नहीं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा बोलग्यार्ड 1, बोलग्यार्ड 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इतने में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताओ, नहीं तो चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप इतने समय में आपको इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि यूपीएससी क्वेश्चंस को कैसे बना रहा है, कैसे यूपीएससी अपने जर्नल साइंस के इस सिलेबस को जस्टिफाई कर रहा है बिना एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे। किस तरह से एनसीईआरटी को करंट अफेयर से कनेक्ट करके यूपीएससी आपके सामने पेपर बना के रख रहा है, आपके सामने पेपर पेश कर रहा है, और फिर जब आप प्रीलिम्स के लिए जर्नल साइंस सिर्फ पढ़कर जाते हो, करंट अफेयर्स की रिसर्च पर फोकस नहीं करते हो, तो फिर आपके पेपर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस पर नजर डाल लेते हैं। बोला जा रहा है बिस्फेनॉल ए। गाइस इसी बिस्फेनॉल ए को हम शॉर्ट में केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली वीपीए के नाम से पढ़ते हैं। कॉज ऑफ कंसर्न
जो बिस्फेनॉल ए है इसने एक बहुत बड़ी कंसर्न को पैदा किया है। क्या कंसर्न है? इज अ स्ट्रक्चरल की एंड कंपोनेंट, ये एक स्ट्रक्चरल की और कंपोनेंट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक। आपसे पूछा गया है कि बिस्फेनॉल ए जो कि आज के समय में बहुत बड़ी कंसर्न है, बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है, दैनिक जीवन में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अभी मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिस्फेनॉल ए का है। चलो देख लें ये कहां से आया है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये बिस्फेनॉल ए डेली साइंस इन लाइफ जो आपका लास्ट चैप्टर है, क्लास 9 का एकदम लास्ट चैप्टर है, वहां से बनाया गया है, लेकिन बुक से नहीं आया है। क्वेश्चन आया है हमारी नए करंट अफेयर से। क्या बोला गया? बोला गया है कि अकरेंस, अकरेंस का मतलब किसी चीज का मिलना, प्राप्त होना, अकरेंस इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस और रिस्क एसेसमेंट को पकड़ा गया है, पता लगाया गया है। किसकी वजह से? बिस्फेनॉल ए की वजह से, इन एसोसिएशन विद द कोलाइडल पार्टिकल, जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स के एसोसिएशन से बना हुआ है, इन एन अर्बन ट्रॉपिकल रिवर इन मलेशिया। मलेशिया जो कि एक बहुत सुंदर आपका रीजन है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वहां की जो नदियां हैं वो इस समय बहुत बुरी तरह से बिस्फेनॉल ए के प्रकोप से जूझ रही हैं। न्यूज है ये 2020 की, और बोला जा रहा है कि ये इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ी रिस्क है। कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा देखो, 22 दिसंबर 2021 को न्यूज क्या आई है, प्लास्टिक प्लेनेट के बारे में यूएनईपी की ऑफिशियल साइट ने इस बात को कवर किया है। यूएन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा इसे कवर किया गया है कि प्लास्टिक प्लेनेट, हाउ टिनी प्लास्टिक पार्टिकल्स पॉल्यूटिंग अवर सॉइल, किस तरह से छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पार्टिकल हैं, कोलाइडल पार्टिकल हैं, हमारे सॉइल को, हमारी मिट्टी को इंपैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से 2020 में बोला गया था कि ये वही पार्टिकल हैं जो कि पानी को भी इंपैक्ट कर रहे हैं, और 2021 में हमसे ये प्रश्न पूछ लिया गया है। बोला गया है कि मैं सेकंड, बोला गया है बिस्फेनॉल ए के बारे में कि बताओ कंसर्न क्या है। पीछे देख रहे थे ना, कंसर्न लगातार चल रही थी न्यूज में। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिस्फेनॉल ए होता क्या है और कहानी है क्या। हमारे घर में फ्रिज में बॉटल्स यूज की जाती हैं, है ना, वो बिस्फेनॉल ए की होती हैं। एक पॉलीमर होता है जिसको बोलते हैं बिस्फेनॉल ए, और ये बिस्फेनॉल ए वो पॉलीमर है जो कि प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए, प्लास्टिक के जो ट्रांसपेरेंट बर्तन होते हैं स्पेशली, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे भारत में किचन में सबसे ज्यादा बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों के टिफिन में बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा, बोला जाता है फ्रिज में ठंडी बोतल जब पानी रखो तो प्लास्टिक की बोतल में मत रखा करो, है ना। क्यों बोला जाता है? सोचो जरा। हमसे बोला जाता है गर्म पानी, गर्म खाने को प्लास्टिक के बर्तन में मत रखो, है ना। क्यों बोला जाता है? देखो, हमारी माँ ने कभी पॉलीमर या केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी है, पर वो इतनी बात तो जरूर समझती है कि कुछ तो हमारी बीमारी का कारण ये प्लास्टिक के बर्तन है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि प्लास्टिक के बर्तन हैं क्यों। असल में उसका कारण है बिस्फेनॉल ए। हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं जो कि प्लास्टिक के हैं, उनमें बिस्फेनॉल ए पाया जाता है, बिस्फेनॉल ए के बने होते हैं। स्पेशली जो ट्रांसपेरेंट बर्तन होते हैं उनमें तो 100% बिस्फेनॉल ए ही होता है। बिस्फेनॉल ए ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है। हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स जितनी भी होती है बिस्फेनॉल ए की होती है। अब सुनो जरा, आपने फ्रिज में ठंडे पानी में बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए, तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है कि कोई भी पॉलीमर रिएक्शन दो कंडीशन में होती है, या तो हाई कोल्ड टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर, है ना। बीच के टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपकी पॉलीमर रिएक्शन नहीं होती है। हमेशा पॉलीमर रिएक्शन या तो बहुत ज्यादा ठंडे में होती है या फिर बहुत ज्यादा गर्म में होती है। इसीलिए कभी भी फ्रिज में प्लास्टिक के बर्तन को नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में खाने को फ्रिज में रख रहे हो तो बस इनडायरेक्टली आप उस प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो चुकी है जो कि आपके खाने में मिल चुकी है, जिसको कि आपने खा लिया है, या फिर वो केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, पानी में मिल चुकी है, जिसको आपने पी लिया है, और वही भविष्य में कैंसर का कारण बनती है ना। तो बिस्फेनॉल ए कैंसर का सबसे बड़ा सोर्स बना है, जिसकी वजह से इसको हाईलाइट किया गया।
हमारे पीआईबी की ऑफिशियल साइट पर इंडिया में इसको बैन करने की बात की गई, पर इंडिया की ऑफिशियली सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि हर चीज पे अलर्ट जारी किया जाता है, ऑफिशियली हम कभी भी किसी चीज को बैन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है नहीं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सस्ती चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना, और प्लास्टिक काफी सस्ती होती है। तो आपको ध्यान होगा भारत में प्लास्टिक के जो बैग्स है उनको बंद किया गया। भारत में आज के समय में जब आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने रिसाइकिल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, रिसाइकिल बांस के बर्तन जो होते हैं उनको यूज करना शुरू कर दिया है। अभी भी न जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिस्फेनॉल ए की वही काले रंग की प्लेट में खाने को पैक करके देते हैं, गरम गरम खाना डालते हैं और आप बड़े आराम से उसको खाते हो और बिस्फेनॉल ए को कंज्यूम करते हो, जो कि भविष्य में कैंसर का कारण बनता है। फिर हम कहते हैं अरे भाई हम तो स्मोक भी नहीं करते थे, हमने तो ड्रिंक भी कभी नहीं करी, पर हमको तो कैंसर हो गया, है ना, क्योंकि हम ना जाने कितने लंबे अरसे से उसी प्लास्टिक की बॉटल, उसी बिस्फेनॉल ए को कंज्यूम कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारे शरीर में कैंसर की तरह और ट्यूमर की तरह देखने को मिल जाता है। आइए चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारा करंट अफेयर आपको समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आई गई होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिस्फेनॉल ए इज कॉज द कंसर्न स्ट्रक्चरल की क्या है? वीपीए एक मोनोमर है जो कि मल्टीपल होता है एन टाइम्स और क्या बनाता है? एक पॉलीमर बनाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक। किस टाइप की प्लास्टिक में आपका बिस्फेनॉल ए पाया जाता है, ये पूछा गया। देखने में पहचानना है तो जो भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है वो सारी बिस्फेनॉल ए है। अब क्वेश्चन पे आओ। बोला जा रहा है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक। दूसरा बोला गया पॉलीकार्बोनेट्स, तीसरा बोला गया पॉलीथीन टेट्राथैलेट, नेक्स्ट बोला गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब चलो एक एक करके सबको समझते हैं कि कौन सी है। लो डेंसिटी पॉलीथीन कौन सी होगी? लो डेंसिटी पॉलीथीन वो होगी जिसको आप खींचोगे तो वो फैलती जाएगी, है ना, जैसे कि हमारे तार के ऊपर प्लास्टिक होती है, जैसे हमारे घर में पन्नियां होती हैं, अगर उसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो वो खींचती हैं, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट यूटेंसिल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घर की जो कुकर होता है, कुकर की जो वो होती है रबड़ होती है ना, तो वो पॉलीकार्बोनेट बेस्ड होती है। पॉलीथीन टेरेथ्लेट का जरा मैं एक पिक्चर बनाती हूँ आपके लिए। पॉलीथीन टेरेथ्लेट होता है कुछ इस तरीके से, इसका एक मोनोमर है ये सिंगल। अब आप सोचो सिंगल अगर इतना ब्रांच्ड है तो वो कितना स्ट्रांग होगा, समझ रहे हो? अगर कोई पॉलीथीन टेरेथ्लेट इतना ब्रांच्ड है तो वो कितना स्ट्रांग होगा, सोचा कभी? मतलब बच्चे ये कैसा है? ब्रांच्ड है, ये लीनियर है। देखो एक प्लास्टिक होती है जिसको आप, जैसे पॉलीथीन होती है, जब आप उसको गर्म करते हो तो खींचते हो तो ऐसे लंबे लंबे रेशे दिखाई देते हैं ना, है ना, ये लीनियर पॉलीमर है, लो डेंसिटी पॉलीमर है। वो पॉलीमर जो कि ब्रांच्ड होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं होती हैं, ये हाई डेंसिटी होता है, स्ट्रांग होता है, मोटा होता है ना, गिरने पर टूटता नहीं है, समझ रहे हो? या फिर अगर थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए तो हल्का सा सिकुड़ जाएगा पर पिघल के टपकेगा नहीं, जबकि लो डेंसिटी पॉलीमर टपकने लगता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा टेरेथ्लेट। विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी कोटिंग की जाती है हमारे केमिकल यूटेंसिल्स में, जो इंडक्शन यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल वगैरह में इनको यूज किया जाता है, हमारे जो स्विचेस होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, हमारे जो वायर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बिस्फेनॉल 1 पॉलीथीन टेरेथ्लेट होता है, यानी कि ब्रांच्ड होता है, मल्टीपल ब्रांच होता है, स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे किचन में यूज करते हैं, ठीक। ओके, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ये भी सेम पेपर का प्रश्न है, 2021 में ही आया है। मैंने आपको दिखा दिया होगा कि एक पेपर में एक भी क्वेश्चन आप बता दो जो एनसीईआरटी से आया हो। ये मैं सिर्फ एक ही आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ, ऐसा नहीं कि 2021 में ऐसा था इसलिए मैंने ये पेपर सॉल्व कराया है। ऐसे आप कोई भी पेपर उठा लो, 2025 का उठा लो, 24 का उठा लो, 23 का उठा लो, घर पे जाना बैठना इस वीडियो को देखने के बाद और देखना कि मैम कितना सही बोल रही हैं। आपको ये महसूस होगा कि 2013 के बाद एक पेपर ऐसा नहीं आया है जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया हो, बिल्कुल ऐसे ही न्यूज़पेपर से उठाए गए। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ट्राइक्लोजन की बात की जा रही है। ट्राइक्लोजन पे बहुत हाहाकार इंडिया में भी मचा था लेकिन वो शांत हो गया।
हम लोग क्या यही होता है। ट्राइक्लोजन कंसीडर हार्मोन हार्मफुल व्हेन एक्सपोज हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी ट्राइक्लोजन को लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो वो हमारी इम्पैक्ट होता है। इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। करेंटली प्रेजेंट टाइम में ट्राइक्लोजन का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है? अब देखो करंट टाइम में ट्राइक्लोजन का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है, इसका मतलब ये टॉपिक किस चीज से रिलेट हो रहा है? हमारी डेली लाइफ से तो रिलेट हो रहा है कि हम डेली लाइफ में ऐसा क्या यूज कर रहे हैं जिसमें ट्राइक्लोजन का यूज हो रहा है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपैक्टफुल है। आओ चलो न्यूज देखते हैं पहले। फिलहाल ये हमारी सोप में यूज किया जाता है। अब इस पे कलेश क्यों हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ये 2020 की न्यूज है। क्या बोल रही है ये न्यूज? ट्राइक्लोजन इन सोप। ट्राइक्लोजन को सोप में यूज किया जाता है। अब पहले तो आप समझ लो कि ट्राइक्लोजन होता क्या है। ट्राइक्लोजन जनरली जो एनिमल होते हैं उनको नहाने के लिए जो साबुन यूज किया जाता है, मतलब पेट सोप जो होते हैं, जानवरों को नहलाने के लिए जिन साबुन को यूज किया जाता है उनमें ट्राइक्लोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइक्लोजन एक हार्मफुल इंपैक्ट है जो क्या करता है, पिस्सू, लीक है ना, जू, इन चीजों को खत्म करने का काम करता है, इन चीजों को मारने का काम करता है, निकालने का काम करता है। ट्राइक्लोजन को सोप में यूज किया जाता है। पर पता है भारत के लोग वो जो दिखाते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, हींग है, तेल है, लौंग है, जाने क्या क्या डाल के दिखाते हैं, पर वो असल कहानी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने नमक वाला पेट्रोल वो सॉरी टूथपेस्ट यूज किया इसलिए मेरे दांत चमक गए ना। उसमें ट्राइक्लोजन यूज किया जा रहा है जो कि आपके दांत की जो ये ऊपर लेयर होती है जो आपकी दांत को शाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको पूरी तरह से कोरोड कर देती है ना, खुरदरा कर देती है, उसको भी बर्बाद कर देती है। ट्राइक्लोजन जो कि भारत के टूथपेस्ट में मिला, उसके ट्रेसेस भारत के उन टूथपेस्ट में मिले हैं जिनको कि हम लोग बड़े आराम से आज के डेट में यूज करते हैं। हार्मफुल टू हेल्थ, जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए। और मजे की बात है कि ये पता किसने लगाया? आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने टूथपेस्ट पर रिसर्च किया और उन्हें पता चला कि भारत का जो टूथपेस्ट में, क्या आपके पेप्सोडेंट में नमक है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में हींग है, सॉरी लौंग का तेल है, ये जो आते हैं दुनिया भर के ऐड, उनमें ट्राइक्लोजन का यूज किया जा रहा था और हमारे सामने एक आयुर्वेदा का स्टाम्प लगाकर बेचा जा रहा था। क्लियर? जिसमें आपके रामदेव जी भी फंसे हैं, पता ही होगा आपको। योर हैंड वॉश में कंटेन ट्राइक्लोजन। हमारे जो हैंड वॉशेस होते हैं उनमें भी ट्राइक्लोजन का यूज किया जा सकता है। Here what the you need to know about it, आपको क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने 2019 में बोला था कि हैंड वॉश में ट्राइक्लोजन हो सकता है, ये कंफर्म नहीं थे, इन्होंने सकता बोला था, मे कंटेन। ठीक है, मे कंटेन का मतलब हो सकता है। 2020 में आईआईटी हैदराबाद के बच्चों ने स्टाम्प लगा दी कि भाई हैंड वॉश का तो पता नहीं, फिलहाल टूथपेस्ट में तो है। फिर उसके बाद यूपीएससी ने इसको पेपर में कर दिया हाईलाइट। पूछ लिया आपसे कि भाई ट्राइक्लोजन जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए प्रेजेंट में कहाँ मिला है? अब तो आप आंसर लगा ही दोगे। फूड प्रिजर्वेटिव में नहीं मिला है, फूड रिफाइनिंग सब्सटेंट में नहीं मिला है। रिफाइनिंग का मतलब होता है समय से पहले पकाने के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो नहीं। रीयूज प्लास्टिक कंटेनर में नहीं मिला है। ये कहाँ मिला है? टॉयलेटरीज में मिला है। टॉयलेटरीज का मतलब सोप में यूज किया जाता है ना, जो हम वॉशरूम सोप्स यूज करते हैं, हार्पिक में यूज किया जाता है, लाइजॉल में यूज किया जाता है। और सोचो जो चीज हार्पिक और लाइजॉल में यूज की जा रही है वो भारत के टूथपेस्ट में भी यूज की जा रही है। चले तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अब एक और न्यूज है, इसका क्वेश्चन पहले देखेंगे फिर न्यूज की तरफ चलेंगे। देखो 2021 में जितने क्वेश्चन आए थे मैंने आपको सारे दिखा दिए। करंट अफेयर बेस थे, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 करंट अफेयर बेस थे। अब 2023 के देख लेते हैं। 2022 के इसलिए कवर नहीं किए गए हैं क्योंकि 2022 के सारे डिफेंस पर बेस्ड आए थे और डिफेंस पर बेस्ड आए थे तो उसका अलग कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि वो ऑफिशियल साइट से आए थे। तो देख रहे हो दो तरीके से पेपर आ रहा है, या तो ऑफिशियल मिनिस्ट्री की साइट से बनाया जा रहा है या फिर न्यूज़पेपर से बनाया जा रहा है, बुक से तो नहीं बनाया जा रहा है। तो 2023 का क्वेश्चन आया है 28 मई का। क्या बोला जा रहा है आपसे? विद द रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स in recruiting
एक्वाकल्चर सिस्टम, जो हमारा एक्वाकल्चर सिस्टम है उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उनको रिकैम्प्लिश करने के लिए बायोफिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। हमसे पूछा गया आपको स्टेटमेंट बताने हैं किसके बारे में, बायोफिल्टर के बारे में। बोला गया कि जो बायोफिल्टर है प्रोवाइड करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को, क्लियर, बाय रिमूविंग अनबीटन फिश फीड। क्या बोला गया कि बायोफिल्टर्स प्रोवाइड करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट को, हमारा जो गंदा पानी है उसको साफ करने का काम करते हैं, बाय रिमूविंग, रिमूव करके, किसको, बिना मछलियों के खाने को बर्बाद किए, बिना मछली के खाने को छाने, वो पानी को सिर्फ साफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मछलियां खाना चाहती है उनको भी साफ कर दिया, है ना, तो ऐसे होते हैं हमारे बायोफिल्टर। दूसरा बोला गया बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। जो हमारी फिशेज है उनका जो वेस्ट होता है, उनका जो यूरिन होता है, उनका जो कहना चाहिए वैक्स होता है, उस वैक्स को, उस यूरिन को जिसमें अमोनिया की कंटामिनेशन ज्यादा होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। ऐसा होता नहीं, स्टेटमेंट दिया है। बायोफर्टिलाइजर इंक्रीज फॉस्फोरस, बायोफर्टिलाइजर क्या करते हैं, फॉस्फोरस की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं एज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर फॉर फिशेज, फिशेज के लिए इन वाटर, वाटर के अंदर। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो पहले न्यूज की तरफ देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बायोफिल्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, बायोफिल्टर मार्केट ट्रेंड, स्टैटिस्टिक एंड फॉरकास्ट। देखो हुआ क्या है, जितने भी हमारे बायोफिल्टर का यूज किया गया है 2023 से 2032 के बीच में, इसका एक डेटा, एक रोड मैप बताया गया है कि हमने 2023 से 2032 के लिए कितने बायोफिल्टर बना लिए हैं और कितने बायोफिल्टर से हम कितने मरीन को, कितने समुद्रों को, कितनी नदियों को साफ कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल डेटा आया था ग्लोबल मार्केट की इनसाइट पर, है ना। उसमें यह बताया गया कि जो बायोफिल्टर का मार्केट है उसका साइज वैल्यू मतलब इतना फायदेमंद है कि आज के टाइम पर 2022 के टाइम पर इसके साइज वैल्यू कितनी हो गई है, 1.2 बिलियन यूएसडी हो गई है ना। ये तब की बात है जब इस पर रिसर्च की जा रही थी। तो एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि भाई 2022 में अगर हमने एक साल में इतना कंज्यूम कर लिया, इतना प्रॉफिट कमा लिया है, तो फिर 10 साल में हम कितना कमा लेंगे, समझ गए। तो उसका एक इंसाइट, एक ग्राफ बताया गया था इसमें। अब इस पे क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में 2023 में, है ना। 2000 ये न्यूज थी आपकी 2022 के डेटा पर थी और 2023 में आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप सुनो बायोफिल्टर होते क्या है। बायोफिल्टर शब्द से पता चल रहा होगा, किसी बायोलॉजिकल थिंग की मदद से हमने किसी चीज को छान दिया। अब आप कहोगे कि मैम वो बायोलॉजिकल थिंग है कौन सी जो फिल्टर कर रही है। फिल्टर का मतलब हमेशा छानना नहीं होता है, फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज को किसी भी तरीके से खत्म करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समुद्र है, तो समुद्रों में शिप्स चलते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं, अपनी ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए आप आज के टाइम पे देख ही रहे होगे, जो इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला, ईरान का और ये यूएसए वाला, ओमान वाला, है ना, इजराइल वाला, ये जो पूरी बेल्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इन्वॉल्वमेंट तो हमारा भी आ रहा है ना, क्योंकि हम भी तो अपनी गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो हम समुद्र के रास्ते अपने शिप को लाने का काम करते हैं। हमारा जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट है, लगभग 80% ट्रांसपोर्ट इंडिया का इंडियन ओशियन पर बेस्ड है, यानी कि इंडियन ओशियनिक रीजन का हमारा मैक्सिमम एरिया, लगभग 80% एरिया यूज किया जाता है किसके लिए, मरीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब मरीन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही तो सीधी सी बात है कि एक दो बूंद तो मरीन से पानी में टपकेगी ही टपकेगी। अब सोचो अगर 100 शिप एक दिन में निकल रहे हैं तो हर शिप से अगर थोड़ा थोड़ा भी ऑयल टपका, जरा सा भी ऑयलिंग हुई, जैसे ग्रीसिंग होती है ना, हमारे जैसे गाड़ी है, गाड़ी में ग्रीस लगाया जाता है, ल्यूब्रिकेंट यूज किए जाते हैं, हम रोड पे चला रहे हैं तो कहीं टच नहीं हो रहा, पर वही ग्रीसिंग वाला शिप आपका जब पानी के अंदर उतरेगा तो क्या वो ग्रीस उस पानी में नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसे कहते हैं ऑयल, ऑयल पॉल्यूशन। इस ऑयल पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए हम एक पर्टिकुलर एल्गी का यूज करते हैं, हम एक पर्टिकुलर शैवाल का यूज करते हैं, हम कुछ बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज को छोड़ देते हैं जो कि लंबे समय तक क्या करते हैं, उस ऑयल को डिग्रेड करने का काम करते हैं, उस ऑयल को खाने का काम करते हैं, पचाने का काम करते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा जो ऑयल पॉल्यूशन होता है समुद्र से खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से
लेड है, मर्करी है ना, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पानी में मिलते हैं, उन सबको खत्म करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल बॉडी का यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एल्गी का, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, किसी पर्टिकुलर शैवाल का, है ना। तो वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ये बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंटामिनेट को खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना, और डाइजेस्ट करके जो इजीएस्ट स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो पानी होता है वो साफ हो जाता है। बोला जा रहा है बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फूड। जो मछलियां चीज नहीं खा सकती हैं उनको हटाने का काम करता है बायोफिल्टर। सही बात है। जैसे कि कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये सब पानी में इंडस्ट्रियल एरिया से आके इन्वॉल्व होता है, उसको खत्म कौन कर रहा है, बायोफिल्टर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है बायोफिल्टर कन्वर्ट करता है अमोनिया को किसमें, प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। देखो अमोनिया हमारे लिए लॉस में नहीं है, मतलब आपसे अगर कोई कहे कि जो ब्लू ओशन होता है कैसा है, क्या ये प्योर वाटर है, क्या ये हेल्दी है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, नीला पानी हेल्दी नहीं होता है, नीला पानी इम्प्योर होता है, उसमें अमोनिया की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अमोनिया क्वांटिटी किसके लिए प्रॉफिटेबल है, वो जितने भी कोरल रीफ्स है उनके लिए प्रॉफिटेबल है, तो हमें इनको हटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा बोला गया बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस, बायोफिल्टर फॉस्फोरस को बढ़ा देता है, न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता है फिश के लिए पानी में। तो आपको पता ही होगा कि फिश फॉस्फोरस को कंज्यूम नहीं करती हैं, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा, ओनली वन। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन। 2023 का क्वेश्चन था, 2022 की न्यूज से आया था। अब हम बात कर रहे हैं, अब आपने देख लिए होंगे 2 साल के पेपर पैटर्न को देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कहने के लिए यूपीएससी प्रीलिम का पेपर था, जनरल साइंस एनसीईआरटी की बुक से आना चाहिए था, पर नहीं आया है। पूरी तरीके से यूपीएससी मेंस का आपसे क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएससी मेंस को आपसे प्रीलिम्स में करवाया गया है, मतलब आपको जनरल साइंस नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भर भर के। बोला जा रहा है नाउ इन 2027 को जो पेपर आने वाला है उसकी कंडीशन अब क्या है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब 2025, 26, 27 इस समय करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कौन सा टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट है और भविष्य में पूछा जा सकता है। रोल इन mRNA इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में mRNA का रोल क्या है, ये क्वेश्चन इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट है। यानी कि 2025, 24, 25, 26 ये 3 ऐसे साल हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर किसी टॉपिक पर रिसर्च करेंटली बायोटेक्नोलॉजी में की जा रही है तो वो है mRNA। चाहे हमारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, चाहे हमारा इंटेस्टाइन कैंसर हो गया, चाहे हमारा थ्रोट कैंसर हो गया, हर कैंसर का पता लगाने का सबसे अच्छा सोर्स है mRNA। अब मैं आपको कुछ और इसकी न्यूज़ेस दिखाती हूँ। 2024 में इसकी रिसर्च शुरू की गई थी, जो कि अभी 2026 चल रही है, करेंटली इस पर अभी भी कंटिन्यूअस काम चल रहा है। न्यू रिसर्चेस हैजार्ड ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड विद जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। मात्र एक ब्लड की ड्रॉप से किसी इंसान में हुए और भविष्य में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है। तो ये एक आपकी 2024 में न्यूज आई थी। 2024 में एक और न्यूज आई जिसमें माइक्रो आरएनए यानी कि mRNA, जिसके थ्रू पता चला था कि हमारे बॉडी में जितने भी कैंसर हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, इसको बताने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए mRNA का इस्तेमाल साइंटिस्ट ने किया था और अभी उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये वो न्यूज है कि हमारी बॉडी की जो असली कहानी है वो डीएनए के बाद सिक्योर है, पर अगर हमें पहले पता लगानी है तो हमें आरएनए को समझना होगा, अपने बॉडी के आरएनए को समझना होगा, जो कि नॉन जेनेटिक मटेरियल है। तो इस पर इस समय रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में यूपीएससी में बहुत चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2025 में भी देख लो, एक और आपके सामने एक प्रूफ, आरएनए बेस्ड एंटीवायरल ऑफर स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट डेडली एग्री वायरस। यानी कि ना केवल हमारे शरीर में यूकैरियोटिक सेल में होने वाले कैंसर के लिए, बल्कि एग्रीकल्चरल वायरस के थ्रू होने वाले कैंसरस इंपैक्ट के लिए, कैंसरस रीजन का पता लगाने के लिए भी हम आरएनए बेस्ड एंटीवायरल कंटामिनेट का यूज कर सकते हैं। मतलब ना केवल इंसानों में
बल्कि पेड़ पौधों की जो बीमारियां हैं उनके लिए भी mRNA आज की जिंदगी का सबसे बड़ा साक्ष्य है, जिसके पास सारी खबर है हमारे बॉडी की। तो इसकी एक नई पूरी थ्योरी है जो कि मैंने करके रखी हुई है, पर इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगी क्योंकि एकदम नया टॉपिक है, 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ mRNA पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अपकमिंग फ्यूचर के लिए पूरा टॉपिक मैंने इसको कवर किया हुआ है आपके लिए। डेप्थ है, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, मैकेनिकल है, जिसको हम अलग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन ये आपका एक सिलेबस डिस्कशन था जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि 2027 में जो पेपर पूछा जाएगा उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में mRNA से आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। इसी के साथ गाइस ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।